हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, देख सकते हैं आप। सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से मूल भोजन क्या था। तो ऑप्शन भी जो है आंसर की के हिसाब से राइट आंसर है। आप जानते होंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक रही। और सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ था सभ्यता का तो वो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक था। यहाँ पूछा गया है कि मूल भोजन क्या था सिंधु घाटी के लोगों का। तो ऑप्शन बी जौ जो है ये राइट आंसर है। इसके अलावा व्हीट, कहीं पर आपको व्हीट और जौ दोनों देखने को मिलेगा। इसके बाद इन्होंने चावल उगाना शुरू किया और इसके बाद चावल की काफ़ी ज़्यादा जो थी इनके द्वारा खेती की जाने लगी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में मूल भोजन लिखा है तो आंसर की के हिसाब से जौ राइट ऑप्शन है। और बात करें बाजरा जो है था, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो गुजरात का क्षेत्र है वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम लोगों ने जो था बाजरा उगाना भी शुरू किया था। इसके बाद दालें पल्सेस जो थी वो भी उगाई गई, पर मूल जो भोजन था वो जौ था और कहीं कहीं आपको जौ और गेहूं दोनों देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। गेहूं और जौ में आप जौ को पहले टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड। ऋग्वेद में सम्माहित है, तो यहाँ पूछा गया है तो ऋग्वेद में क्या क्या सम्माहित है। ऑप्शन ए जो है ईश्वर के सम्मान में श्लोक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो ऋग्वेद है वो दुनिया का सभी इतिहासकार या रचनाकार जो हैं वो ऋग्वेद को पहला जो है पहली रचना मानते हैं। सबसे पुराना वेद 4 वेदों में से आपका ऋग्वेद ही है। इसमें जो है आपको 1028 सूतक देखने को मिलते हैं। सूतक आपको पता भी होगा सूतक क्या है, तो जिसमें देवताओं की स्तुति की गई हो उसे हम सूतक कहते हैं। तो 1028 सूतक हैं, देवताओं की स्तुति जो करने वाले सूतक हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य प्रकार के भी सूतक हैं ऋग्वेद में, लेकिन जो प्रधानता है वो आपके जो देवताओं की स्तुति करने वाले सूतकों की है उनकी है। ऋग्वेद वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूतक है और 10,580 जो हैं ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के अलावा 3 अन्य जो वेद हैं उनके नाम हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है बिम्बिसार किस वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन सी जो है हर्यंक इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो बिम्बिसार थे इन्होंने 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक जो था शासन किया था और इन्होंने ही हर्यंक वंश जो था इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा 2 अन्य शासक जो रहे हैं हर्यंक वंश के, उसमें प्रथम तो आ गए आपके बिम्बिसार। बिम्बिसार द्वारा ही जो था मगध साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो ये याद रखेंगे आप, अगर आपसे पूछा जाए कि मगध साम्राज्य की स्थापना की किसने की थी तो बिम्बिसार ने की थी और ये हर्यंक वंश के शासक थे। इसके बाद जो अन्य 2 शासक रहे वो थे अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र उदयन राजा रहे थे। तो अजातशत्रु और उदयन का नाम भी आप याद रखेंगे बिम्बिसार के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मौर्य के साम्राज्य के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चाणक्य ने इसमें उसमें उनकी सहायता की थी। और मौर्य साम्राज्य के जो महान एक शासक था सम्राट अशोक, उनको नाम जो था काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। और अगर हम प्रमुख मौर्य साम्राज्य के जो 3 शासक थे उनका नाम याद रखें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि पहले थे, इसके बाद बिंदुसार और जो सम्राट अशोक थे वो भी काफ़ी पॉपुलर जो थे मौर्य साम्राज्य के राजा रहे थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है 23वें तीर्थंकर थे, तो 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, माफ कीजिए 23वें तीर्थंकर जो थे भगवान पार्श्वनाथ, यहाँ पे पार्श्व लिखा है, इन्हें भगवान पार्श्वनाथ के नाम से भी जाना जाता था। तो 24वें तीर्थंकर, मैं बार बार 24वें बोल रहा हूँ, 23वें तीर्थंकर जो थे आपके भगवान पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा 4th के लिए। जबकि जो ऑप्शन ए दिया गया है जो ऋषभ देव जी हैं वो जैन धर्म के प्रथम जो थे
तिरंतकर थे। तो प्रथम थे ऋषभ देव जी, याद रखेंगे आप नाम इनका। सेकंड भी मैं आपको बता देता हूँ, अजीत नाथ जी, याद रखेंगे। तो प्रथम ऋषभ देव जी, सेकंड अजीत नाथ जी। और फिर 23वें आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया भगवान पार्श्वनाथ जी। और 24वें और अंतिम तिरंतकर जो थे वो महावीर स्वामी जी थे, ये याद रखेंगे आप। तो इसमें से आपके क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट और जो लास्ट है उनसे पूछा जा सकता है। तो अच्छा, एक और चीज़ पूछी जा सकती है इसमें से, जो ऋषभ देव जी थे उनका जन्म जो था विनीता नागरी में हुआ था। विनीता नागरी याद रखेंगे आप। और अब इनका अभिषेक जो हुआ था वो परिमतल में हुआ था, पूरी मतल जिसे हम कहते हैं। और साथ ही इनकी माता का नाम मारू देवी था, जबकि पिता का नाम नाभि राय था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो चिन्ह है तो इनका चिन्ह क्या था, जो प्रथम जो तिरंतकर थे ऋषभ देव जी, तो बैल जो था इनका चिन्ह था। इसके साथ ही जो अजीत नाथ जी थे दूसरे तिरंतकर, उनके चिन्ह के बारे में बात की जाए तो हाथी उनका चिन्ह था। जबकि पार्श्वनाथ जी जो कि 23वें तिरंतकर थे, तो उनका जन्म स्थान जो था वाराणसी था। इनकी माता का नाम वामा देवी, जबकि पिता का नाम विश्वसेन था। और इनका अगर चिन्ह जो है उसकी बात करें तो सांप, सर्प, जो सांप है स्नेक, वो इनका चिन्ह था। जबकि अंतिम तिरंतकर महावीर स्वामी की बात करें तो इनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। और रिजू बालिका में इनका जो था राज्याभिषेक हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था तथा पिता का नाम सिद्धार्थ था। और चिन्ह की बात करें तो इनका चिन्ह था सिंह, यानी शेर, जो सिंह है वो इनका चिन्ह था। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछ लिए जाते हैं, इनकी माता का नाम या चिन्ह क्या था। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी। तो ऑप्शन सी जो है उज्जैन, या कहीं पे आपको उज्जयिनी लिखा हुआ मिलेगा, उज्जैनी या उज्जैन आप याद रखेंगे, नॉर्मली आपको यही देखने को मिलेगा। तो इनकी दूसरी राजधानी थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय को जो थे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और कई बार आपको गुप्त सम्राटों से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसमें पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य का जो उत्कर्ष का काल माना जाता है, यानी पीक पे, तो कौन सा किस राजा का काल था। तो समुद्रगुप्त जो थे उनका जो शासन काल था वो राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से जो था उत्कृष्ट माना जाता है। उस समय जो था साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और इसके साथ साथ ही याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महाराजा धीराज की उपाधि जो थी किसने धारण की थी। तो महाराजा धीराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने ही धारण की थी। तो फिफ्थ का सी राइट ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा है कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन बी बाण भट्ट द्वारा जो था कंदाबरी लिखी गई थी। ये पुस्तक नहीं, माफ कीजिए, एक उपन्यास बोलेंगे हम इसे। तो कादम्बरी जो था एक उपन्यास था जिसे बाण भट्ट ने जो था 7वीं शताब्दी में लिखना शुरू किया था। और काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तरह से बोलें कि इन्होंने काफ़ी ये लिख लिया था। लेकिन जो इसको पूरा किया था वो इनके पुत्र थे भूषण भट्ट। उन्होंने जो था कादम्बरी को पूरा किया था, इस उपन्यास को। इनके पुत्र भूषण भट्ट का नाम जो है, इसके क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिखने में इनका नाम नहीं आता है, बाण भट्ट का नाम ही आता है। तो बाण भट्ट जो थे वो हर्ष के दरबार में कवि थे, जो राजा हर्ष थे उनके दरबार में कवि थे। तो इसके साथ साथ उन्होंने हर्ष चरित्र भी लिखी है, कादम्बरी भी लिखी है, और पार्वती परिणयम जो है, ये तीनों जो है इन्होंने लिखी है, जो काफ़ी फेमस उपन्यास थे। तो याद रखेंगे आप, हर्ष के ये दरबारी कवि थे, और हर्ष चरित्र, कादम्बरी और पार्वती परिणयम ये इन्होंने लिखी थी। और ये कादम्बरी जो है उपन्यास, तो जो इस कहानी की नायिका थी कादम्बरी, उन्हीं के नाम पे जो था उपन्यास का नाम भी लिखा, उपन्यास को भी नाम दिया गया कादम्बरी का। ऑप्शन सी में पाणिनि पूछा गया है। तो पाणिनि जो थे 500 ईस्वी पूर्व संस्कृत भाषा के एक बड़े जो थे व्याकरण थे। तो जिन्होंने व्याकरण लिखा उसको व्याकरण बोलते हैं। पाणिनि का जन्म जो था शलातुर नामक एक गांव में हुआ था।
जो कि उत्तर पश्चिम भारत के जो गांधार है, गांधार कहा जाता है, वहाँ के ये उस क्षेत्र के रहने वाले थे। इनके व्याकरण का नाम जो था अष्टाध्यायी है, आप सभी जानते होंगे, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। अष्टाध्यायी के लिए इनको याद किया जाता है, तो याद रखेंगे आप। ऑप्शन ए में कालिदास पूछा गया है, तो आप जानते होंगे महाकवि कालिदास इनको पूरा नाम है। तो इनका जन्म जो है लगभग 150 ईसा पूर्व से 450 ईस्वी के बीच कहीं पे माना जाता है, और ये उत्तर प्रदेश इनकी जन्मभूमि थी। इनकी पत्नी का नाम विद्योत्मा था, विद्योत्मा याद रखेंगे, और कर्म भूमि इनकी भारत ही थी। और इनके मुख्य जो नाटक थे उसमें अभिज्ञान शकुंतलम का नाम सबसे पहले लिया जाता है, और महाकाव्य में रघुवंशम और कुमार संभवम ये इनके महाकाव्य थे, जबकि खंड काव्य में मेघदूतम और ऋतु संहार, तो ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। और कहा जाता है कि ये विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। और पतंजलि की बात करें तो अगर आप गूगल करेंगे तो पतंजलि जो थे प्राचीन भारत के एक मुनि और नागों के राजा शेषनाग के अवतार थे, जिन्हें संस्कृत के महत्वपूर्ण ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी विजय सेन। तो विजय सेन जो थे 1095 से 1158 ईस्वी तक थे, इन्होंने शासन किया था, और ये पहले राजा थे सेन वंश के। विजया सेन याद रखेंगे, इंग्लिश में ठीक लिखा है विजया, लेकिन हिंदी में इसको विजय कर दिया है, तो य के बाद आप आ की मात्रा लगाएंगे, तो विजया सेन। और इन्होंने स्थापना जो थी, जो आजकल आपका बंगाल है, वहाँ से ये राजवंश की स्थापना हुई थी। 1095 ईस्वी से लेकर 1158 ईस्वी तक तो था इन्होंने शासन किया था। प्रथम राजा थे ये, संस्थापक थे। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत का पहला मुस्लिम हमलावर कौन था? तो भारत पे जो पहला मुस्लिम था हमला करने वाला, उसका नाम था, ऑप्शन डी राइट आंसर है, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो था 712 ईस्वी में जो था आक्रमण किया था, और जो भारत का सिंध प्रांत था उसको जीत लिया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध प्रांत जीता था, उस समय सिंध प्रांत पर जो थे राजा दाहिर जो थे, उनसे ये सिंधु नदी पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी, सिंध प्रांत पर। ये भी याद रखेंगे आप। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, ये तो पहले आक्रमणिक कौन था, जो मुस्लिम आक्रमण जिसने किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने भारत पर शासन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे, अलाउद्दीन खिलजी का नाम आप याद रखेंगे, जिसने लगभग पूरे भारत को जो था, लगभग मतलब दक्षिण छोर तक जो था लगभग पूरा इसने कब्जा कर लिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नौरोज प्रवर्तित किया गया था? तो ऑप्शन ए बलबन द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर है 9th का। तो बलबन जो था, ये जो नौरोज है यहाँ पे, ये नवरोज यानी नया दिन या जो नया वर्ष होता है, फारसी जो है नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। तो बलबन ने की थी नौरोज के त्यौहार की शुरुआत। इसके साथ ही सजदा या सिजदा जो साष्टांग एक प्रणाम होता है, इसके अलावा जो दरबार में सुल्तान के पैरों को चूमना, तो ये भी एक सलाम का एक रूप था। तो ये कार्य भी बलबन ने किए थे, और साथ ही नवरोज का जो आरंभ था नवरोज का, वो भी बलबन के समय में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अकबर ने पानीपत का दूसरा जो द्वितीय युद्ध था वो किससे लड़ा था? ऑप्शन सी हेमू राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो पानीपत के युद्धों की बात कर लेते हैं। तो पानीपत भारतीय इतिहास में 3 प्रमुख लड़ाइयों का गवाह है। पानीपत में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी, और ये लड़ी गई थी दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो याद रखेंगे आप, 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में।
और इसमें बाबर जो था उसकी जीत हुई थी। उसने इब्राहिम लोदी के लगभग 1 लाख से अधिक सैनिकों को हराया था। और इसी के साथ जो थी लोधी वंश की जो थी समाप्ति हो गई थी। जो लोधी वंश था वो समाप्त हो गया था। और आपको याद होगा बहलोल लोधी द्वारा जो था लोधी वंश स्थापित किया गया था। पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करें, ये 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया। 1526 के बाद 1556 में लड़ा गया दूसरा युद्ध। इसमें जो बैरम खां जो था अकबर का सेनापति था। तो बैरम खां और हेमू के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। हेमू जो था शेरशाह सूरी का सेनापति था। तो इसमें जो था अकबर की जीत हुई थी, यानी हेमू हार गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो था वो काफ़ी लेट लड़ा गया, 1526-1556। ये लड़ा गया आपका 10 जनवरी 1760 को। और ये मराठों और अफगानों के बीच लड़ा गया था। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने जो मराठा सेनापति थे दत्ताजी, उनकी हत्या कर दी थी और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो तीनों याद रखेंगे आप, तीनों चीज़ें। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो धर्म प्रचारक कह लें या सिखों के अंतिम गुरु कह लें। तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो था वो सिखों के 9वें गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी, उनके घर जो आजकल पटना है बिहार में, वहाँ पर हुआ था। और ये 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को, ये याद रखें आप, 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म। गोविंद सिंह जी का बचपन का नाम गोविंद राय था। 1670 में जो था गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार जो था पंजाब आया और वहाँ पे बसा। 1672 में उनका परिवार जो था चक नानकी नामक स्थान पर आया। तो चक नानकी आजकल वही स्थान है जहाँ पर आनंदपुर साहिब जो कहलाता है, तो वो आपका चक नानकी था उस समय उनका नाम, उस जगह का नाम। खालसा पंथ की नींव जो थी वो भी गुरु गोविंद सिंह जी ने ही रखी थी। ये बैसाखी के दिन 1699 ईस्वी में जो उन्होंने सन 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी थी, ये भी याद रखेंगे आप। 7 अक्टूबर 1708 को जो था इनका देहांत हो गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और पहले गुरु की बात करें तो गुरु नानक देव जी जो थे वो पहले गुरु थे सिखों के। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में उसकी स्थापना किसने की थी, नींव किसने रखी थी? तो जो सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी, तो इनके समय ही ये जो था स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी। और स्वर्ण मंदिर की नींव जो थी दिसंबर 1588 1588 में, दिसंबर 1588 में इसकी नींव रखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी की राजधानी थी, तो ऑप्शन बी जो है रायगढ़, इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो रायगढ़ दुर्ग जो था या किला, जिसे हम किला भी कहते हैं, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ में पहाड़ी पर स्थित एक दुर्ग था, किला था, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बनवाया था और अपनी राजधानी बनवाई थी यहाँ पर। और ये 1674 में बनवाई थी इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा जो थे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था। तो यह भी याद रखेंगे आप, 1833 में आया था चार्टर्ड एक्ट आपका। इसने भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया था इस एक्ट ने। जबकि अगर अब अंतिम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो सी राजगोपालचारी या चक्रवर्ती राजगोपालचारी इनका पूरा नाम था। ये स्वतंत्रता के बाद भारत के एकमात्र भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो प्रथम भारतीय थे ये, और अंतिम गवर्नर जनरल भी 1878 से लेके 1972 तक, मतलब ये पैदा हुए थे 1878 में, 1972 तक रहे थे। और 1948 से 1950 तक जो थे अंतिम गवर्नर जनरल रहे थे भारत के। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है पहले भी। पूरी डेट भी आप याद रखेंगे, 1 मई 1897 को, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 1 मई 1897 को हुई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और किसने की थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसके संस्थापक जो थे स्वामी विवेकानंद जी थे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने 1 मई 1897 को जो था रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय जो है बेलूर मठ, जो कि कोलकाता में स्थित है, वहाँ पर है। जो रामकृष्ण मिशन है, इसकी स्थापना केंद्र में जो है वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे। तो रामकृष्ण परमहंस जो थे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, और इन्हीं के नाम पे ही, जैसे उनका पूरा नाम रामकृष्ण परमहंस था, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो था विवेकानंद जी ने उन्हीं के नाम से की थी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो आर्य समाज की स्थापना या आर्य समाज आंदोलन जो है, इसके किसने प्रारंभ किया, ये स्थापना किसने की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, और इसकी स्थापना इन्होंने 7 अप्रैल 1875 ईस्वी को 1875 को की थी। और आर्य समाज आंदोलन एक भारतीय धार्मिक आंदोलन है जो वेदों की अचूकता के आधार पर मूल्यों और प्रथाओं को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना जो थी बम्बई में, आजकल जो मुंबई है, बम्बई में की गई थी। कहीं पर आपको 7 अप्रैल 1875 या कहीं कहीं पर आपको 10 अप्रैल 1875 भी देखने को मिलेगा, पर बहुत सी जगह आपको 7 अप्रैल ही देखने को मिलेगा। और संस्थापक आगे इसके स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ये भी याद रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बम्बई में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बैठक कब हुई थी। तो बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी वो 72, उसमें प्रतिनिधि थे, मेंबर्स थे, उनकी उपस्थिति में हुई थी। तो 72 लोगों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। तो और ये जो थी गोकुलदास तेजपाल जो संस्कृत महाविद्यालय है उसमें ये स्थापना हुई थी, और पहली मीटिंग जो बैठक हुई थी वो भी यहीं हुई थी। तो याद रखेंगे आप 28 दिसंबर 1885 और मुंबई में, और मुंबई में कहाँ पर, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ऑप्शन ए राइट आंसर था 16 के लिए। पहले भारतीय सिविल सेवक आईसीएस कौन थे। तो वैसे आप आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस का जो पहला एग्ज़ाम हुआ था वो लंदन में हुआ था 1855 में, और इसमें एक भी भारतीय ने जो था पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। जो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे, उन्होंने 1863 में जो था ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और पहले सिविल सर्वेंट माने जाते हैं। लेकिन ऑप्शन में एस.एन. बनर्जी दिया गया है। तो एस.एन. बनर्जी कौन थे। तो एस.एन. बनर्जी सुरेंद्र नाथ बनर्जी इनका पूरा नाम था। 10 नवंबर 1848 को 1848 में ये पैदा हुए थे और 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने जो था 1869 में पहला जो था सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, और ये सेकंड इंडियन थे इसको क्वालिफाई करने वाले, क्योंकि 1843 में जो थे रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वो इसको क्रैक कर चुके थे। माफ़ कीजिए, 1863 में वो क्रैक कर चुके थे, जबकि इन्होंने 1869 में ये क्रैक किया था एग्ज़ाम जो एस.एन. बनर्जी थे। तो पहली बार इनको क्लियर करने के बाद निकाल दिया गया, क्योंकि रीज़न ये दिया गया कि इन्होंने अपनी एज जो थी वो मिस रिप्रेजेंट की थी, मतलब एज में कुछ गलती थी जिसके कारण। तो 1869 के बाद 1871 में फिर से इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया और असिस्टेंट मजिस्ट्रेट बने ये। लेकिन जल्द ही इनको जो था फिर से डिसमिस कर दिया गया कुछ सीरियस जो जुडिशियल एरर थे उनकी वजह से। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी का नाम यहाँ पर नहीं है, इसलिए एस.एन. बनर्जी में भी इन्होंने टिक किया हो, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट नहीं होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रथम लड़ाई गांधी जी ने कहाँ जीती थी? तो चंपारण, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चंपारण किसान आंदोलन जो था वर्ष 1917 में हुआ था, 1917 में, और ये गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन था और एग्जैक्ट डेट 10 अप्रैल 1917 आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो ये किसकी लाइंस थी? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी जो रहे राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो आपके यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी थे, तो ये अपने गुरु के, राजनीतिक गुरु के रूप में जो थे स्वामी विवेकानंद जी को मानते थे। ये भी याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जबकि महात्मा गांधी जो थे वो जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, उनको राजनीतिक गुरु मानते थे महात्मा गांधी जी अपना। चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आगे बढ़ते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी इसमें पूछा गया है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि होम मिनिस्टर भी थे। तो सरदार पटेल जी 15 अगस्त 1947 को ही भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बन गए थे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।